तड़लाई खुदकुश धमाके के शहादा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लोगों और उलमा की बड़ी तादाद में शिरकत। नमाज जनाजा के बाद जसद खाकी तदफीन के लिए रवाना कर दिए गए। दूसरे रोज़ भी जुड़वा शहरों की फ़ज़ा सोगवार। गुज़श्ता रोज़ मस्जिद में खुदकुश धमाके में 31 नमाजी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। तलाई धमाका खुदकुश बमबार की शनाख्त हो गई। खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। खुदकुश बमबार मुतादिद बार अफगानिस्तान का सफर भी कर चुका और कुछ अर्सा कबल अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा। पाकिस्तान में हर दहशत गर्दाना कार्रवाई के पसे पुश्त अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। पूरी कौम ऐसी मज़मूम और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़ई की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों के फौरी तयन की हिदायत। मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं देंगे। मुलव्विस अनासिर को करार वाकई सजा दी जाएगी। तड़लाई खुदकुश हमला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी और IG पुलिस इस्लामाबाद का जाए वक़ुआ का दौरा। मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के बाद अहले इलाका के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिकाफ नारे। कौमी यकजहती का भरपूर इजहार। मस्जिद और इबादत गाहें मुक़द्दस हैं। अमन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। जिम्मेदारों को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का तरलाई में खुदकुश हमले पर दिली ताज़ियत का इजहार। मासूम शहरियों पर दहशतगर्द हमला गैर इंसानी फेल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियती खतूत। सदर आसिफ अली जरदारी का ताज़ियती खत पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म और यकजहती के इजहार पर रूस के ताउन को कदर की निगाह से देखता है। सदर ममलकत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की तड़लाई खुदकुश धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शहरियों और इबादत गाहों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। जिम्मेदारों की निशानदही करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का एक्स पर पैगाम। आलमी बरादरी की तड़लाई में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। शहरियों और इबादत गाहों पर हमले दहशतगर्दी का बदतरीन इकदाम है। अमन सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की काविशों की हिमायत जारी रखेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ हैं सऊदी अरब, अमरीका, चीन, बरतानिया, रूस, ईरान, फ्रांस, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, आज़रबाईजान और नीदरलैंड्स का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद खुदकुश हमले पर आलमी रहनुमाओं के ताज़ियती पैगामात पर इज़हार तशक्कुर। इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में दोस्तों और शिराकतदारों की हिमायत हमेशा अहम रही। इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी। दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बहादुर पाकिस्तानी कौम पूरी तरह मुत्तहिद है। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के पहले इंसानी खलाई मिशन के लिए बड़ी कामयाबी। स्पार्को ने 2 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट कर लिए। शॉर्टलिस्ट किए गए 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों के चीन में जामे तिब्बी और नफ्सियाती टेस्ट मुकम्मल। पाकिस्तानी उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल आलमी इंसानी खलाई मायारात के मुताबिक किया गया। अक्टूबर या नवंबर 2026 में एक पाकिस्तानी खलाबाज चीनी स्पेस स्टेशन रवाना होगा।
नाज़रीन, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 और तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। नीदरलैंड का पाकिस्तान को 148 रन का हदफ। कोलंबो में ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच। नीदरलैंड और पाकिस्तान पहले मैच में मद्दे मुकाबिल। नीदरलैंड का पाकिस्तान को 148 रन का हदफ। नीदरलैंड ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया है। कोलंबो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नीदरलैंड मद्दे मुकाबिल। नीदरलैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान को जीतने के लिए 148 रन का हदफ दिया है। नीदरलैंड ने बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए हैं। कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। नीदरलैंड ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए हैं और पाकिस्तान को जीतने के लिए 148 रन का हदफ दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 कोलंबो में ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच। नीदरलैंड और पाकिस्तान आमने सामने कोलंबो में। नीदरलैंड ने पाकिस्तान को 148 रन का हदफ दिया। डच टीम 19.5 ओवर्स में 147 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के 37, बॉस डी लेडे के 30 रन, जबकि सलमान मिर्जा के 3, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की 2-2 विकेटें। तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं, जबकि लम्हा बा लम्हा रिपोर्टिंग PTV न्यूज पर। और आपको अपडेट कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मुकाबला नीदरलैंड में। नीदरलैंड ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 148 रन का हदफ दिया है। ज़ीशान क़य्यूम स्पोर्ट्स डेस्क से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त जो है नीदरलैंड ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 148 रन का हदफ दिया है। किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को? बड़ा अच्छा आगाज है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए। इब्तिदा में नीदरलैंड्स ने जो आगाज किया था उससे लग रहा था कि ये बैटिंग पिच है। हालांकि पिच पर ग्रास काफी ज्यादा मौजूद है। पाकिस्तान ने स्पिनर्स मैदान में उतारे, जो स्ट्रेंथ थी हमारी स्पिनर्स थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम देखा जाता है कि कोलंबो में किसी पिच पर ग्रास हो। और आज जो मैच हो रहा है उसमें भी पिच के ऊपर ग्रास मौजूद थी। शाहीन अफरीदी और सलमान मिर्जा ने बॉलिंग का आगाज किया, लेकिन जी, ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे और आज के मैच के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तानी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस है और अभी पाकिस्तान बैटिंग करेगा और नीदरलैंड ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 148 रन का हदफ दिया है। अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे के आगाज में आपको आगाह करेंगे तरलाई इस्लामाबाद की मस्जिद और इमाम बारगाह कसर खदीजतुल कुबरा के शुहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इंतहाई रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर देखने को मिले। हर आंख अश्कबार थी। गुज़श्ता रोज़ नमाज जुमा की अदायगी के दौरान खुदकुश बम धमाके में 30 से ज़ायद नमाजी शहीद और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले शुहदा के जसद खाकी पहले ही उनके इलाकों को भिजवा दिए गए थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियती खतूत में खुदकुश हमले पर दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रूसी सदर ने कहा कि मासूम शहरियों पर दहशतगर्दाना हमला गैर इंसानी फेल है। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़े पर ताज़ियती ख़त पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान रूस की यकजहती और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म को गहरी कदर की निगाह से देखता है। आलमी रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत और मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार यकजहती किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मस्जिद में दहशतगर्दों के हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि शहरियों और इबादतगाहों के खिलाफ हमले नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निमटने की कोशिशों में पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इयादा किया। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने की नाज़िमुल उमूर नाटली बेकर ने इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि शहरियों और इबादतगाहों के खिलाफ दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी अवाम तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार के साथ किसी खौफ के बगैर अपने अक़ीदे पर अमल करने के हकदार हैं। नाटली बेकर ने कहा कि अमरीका अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की काविशों की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान में चीन के सफारत खाने की जानिब से भी मस्जिद पर हमले में शहीद और ज़ख्मी होने वालों के लिए गहरे दुख का इजहार किया गया है। एक्स पर पैगाम में चीनी सफारत खाने ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में चीन पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़ा है।
پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات انتہائی قابل نفرت ہیں، مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیر مقدم نے ایرانی حکومت اور عوام کی جانب سے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت اور زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے اپنے جاری بیان میں مسجد میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی جاری بیان میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی گئی اور کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ واقعے میں شہید ہونے والوں کے لیے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ آذربائیجان اپنے برادر ملک پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ آذربائیجان امن اور استحکام کے فروغ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان میں نیدرلینڈز کے سفارت خانے نے مسجد میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ پیغام میں بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد واقعات کا ذکر کرتے ہوئے دہشت گردی کی تمام اقسام کی مخالفت کی گئی۔ پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ٹیموتھی کینڈ نے مسجد میں حملے پر اظہار افسوس کیا۔ انہوں نے اپنے ایکس پیغام میں کہا کہ آسٹریلیا مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یورپی یونین نے بھی خودکش حملے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایکس پر اپنے پیغام میں یورپی یونین کے سفارت خانے نے دہشت گردی کی تمام اقسام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں فرانس کے سفارت خانے نے مسجد پر حملے کی شدید مذمت کی۔ پیغام میں کہا گیا کہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف فرانس پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی ہاؤس آف فارن افیئرز کمیٹی کے ممبر نے پاکستان میں خودکش دھماکے کی مذمت کی۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستانی عوام کو آزادانہ اور محفوظ عبادت کا حق حاصل ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ اسلام آباد میں دہشت گرد واقعے کے بعد عالمی رہنماؤں کی جانب سے تعزیت اور حمایت کے پیغامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ یکجہتی تشدد کے خلاف ہمارے مشترکہ موقف کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ ایکس پر پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان امن، ثابت قدمی اور قومی یکجہتی کے فروغ کے اپنے عزم پر قائم ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعے پر عالمی برادری کی طرف سے اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر سے موصول ہونے والے ہمدردی اور حمایت کے پیغامات پر مشکور ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں دوست ملکوں اور شراکت داروں کی حمایت ہمیشہ نہایت اہم رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس گھناؤنے جرم کے مرتکب عناصر کو پوری قوت کے ساتھ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور تخریبی عناصر کے مذموم عزائم کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بہادر پاکستانی قوم اس مشکل گھڑی میں متحد ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، اسپارکو نے خلائی سفر سے متعلق ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ اسپارکو نے خلائی مشن کے لیے امیدواروں کے انتخاب کا مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ ابتدائی اسکریننگ کے بعد 2 امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں امیدوار 6 ماہ کے لیے خلائی مسافر کی تربیت حاصل کریں گے۔ تربیت کی تکمیل کے بعد اکتوبر یا نومبر میں خلائی مشن کے لیے ایک امیدوار کا انتخاب کیا جائے گا۔ خلائی مشن پاکستانی خلاباز کو لے کر چینی خلائی اسٹیشن سے روانہ ہوگا۔ 2 طرفہ خلائی تعاون کے معاہدے پر فروری 2025 میں دستخط ہوئے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں اسپیس ویژن کے تحت اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس تاریخی اقدام کے مطابق چین کی حکومت نے اپنے خلاباز پروگرام میں پاکستان کو پہلے غیر ملکی شراکت دار کے طور پر منتخب کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک دفاعی تعلقات میں ایک اور تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ریاض میں منعقد ورلڈ ڈیفنس شو کے موقع پر پاکستان کی عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز کی اسپیس لانچ کی جائے گی۔ ریاض میں 8 سے 12 فروری 2026 تک جاری رہنے والے ورلڈ ڈیفنس شو میں دنیا بھر کے ممالک اپنی جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی اور دفاعی ساز و سامان پیش کریں گے۔ پاکستان میں آئیڈیاز 2026 کا انعقاد رواں سال نومبر 2026 میں کیا جائے گا۔ اس اقدام سے پاکستان کو اپنی دفاعی مصنوعات عالمی مارکیٹ میں متعارف کرانے کا بہترین موقع ملے گا۔ پاک سعودی دفاعی تعاون کے ساتھ ساتھ دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ بھی مشترکہ دفاعی پیداوار کی راہ ہموار ہوگی۔ نمائش کا مقصد جدید ترین جنگی آلات اور دفاعی نظام کی تیاری میں خود انحصاری حاصل کرنا ہے۔ پاکستان کی معیشت ترقی کی جانب گامزن، ازبکستان کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے کثیر منافع کما سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم کو $2 ارب تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ازبکستان کے صدر نے اپنے خطاب میں پاکستانی سرمایہ کاروں، برآمد کنندگان اور تاجر برادری کو آئندہ 10 سال کے لیے ٹیکس سے سستا دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بزنس فورم میں اربوں ڈالر کے معاہدوں کے مثبت اثرات جلد سامنے آئیں گے۔ اس کی تفصیل مزید بتائیں گے شراز دورانی اپنی رپورٹ میں۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान टेक्सटाइल, ज़राअत, IT, कुदरती वसाइल, सयाहत, ट्रांसपोर्ट और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी का अमल कामयाबी से जारी है। दोनों ममालिक के सरमायाकार और ताजिर हजरात एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद होकर कसीर ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। We jointly set an ambitious yet easily achievable target of increasing our bilateral trade to $2 billion. MOUs, B2B MOUs worth $3.4 billion are going to be materialized. This is a great achievement. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने मुआशी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाया है, जिसकी बदौलत गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। Inflation rate, it has come down to single digit today. Our banking policy rate brought down to 10.5%. Our IT sector is growing by leaps and bounds with 18% increase in the last financial year. It has touched a figure of $3.8 billion exports. But this is again not even a fraction of Pakistan's huge potential in this field. We have a wonderful and a very committed, vibrant, youthful population. वज़ीर आज़म ने सदर शौकत मिर्ज़ायूफ की क़यादत में उज़्बेक मुआशी तरक्की को सराहते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि बाहमी इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ से न सिर्फ दोनों मुल्कों बल्कि पूरे खित्ते में मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायूफ ने बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तानी सरमायाकारों को 10 साल के लिए टैक्स से इस्तिस्ना देने पर मुस्तक़बिल करीब में मुस्बत असरात सामने आएंगे। In line with all the agreements that you achieved during the business forum, we will sign this agreement, actually leave no unsolved issues. We created all the necessary conditions for all the businesses. We will provide necessary conditions for Pakistani businesses. We'll give them tax exemption for 10 years. उज़्बेक सदर ने साल 2026 को बाहमी ताउन पर मबनी शराकत दारी का साल करार देते हुए कहा कि आज के बिजनेस फोरम से बाहमी तिजारत को मजीद फ़रोग़ हासिल होगा। There is a 60-70 billion US dollars worth of demand is there around us, around the CIS, in the CIS countries. If you actually get into this task very seriously and eagerly, we are ready to give you those almost 30 textile enterprises for the management. So whatever other areas you want to ask, you can raise that question. उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायूफ ने प्रोफेसरशिप और डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री देने पर शुक्रिया अदा किया और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को दौरा उज़्बेकिस्तान की दावत दी। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने उज़्बेक हम मनसब के हमरा मेड इन उज़्बेकिस्तान नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और उज़्बेकिस्तान की दस्तकारी, सनती मयार और इख्तराई मसनूआत को सराहा। उन्होंने कहा कि ऐसी नुमाइशें बिजनेस टू बिजनेस रवाबित और सरमायाकारी के नए रास्ते खोलती हैं। उम्मीद है कि तरजीही तिजारती मुआहदे और बिजनेस काउंसिल के क़याम से दो तरफ़ा तिजारत के हजम में खातिर खा इजाफा होगा। नुमाइश के मौके पर वफाकी काबीना के दीगर अरकान ने भी शिरकत की और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने खित्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और ट्रांसपोर्ट रवाबित को मजबूत बनाने की ज़रूरत को उजागर किया। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग के शोबे में उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इश्तराकी अमल के मौक़े मौजूद हैं। मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने दोनों ममालिक के माबैन सनती जॉइंट वेंचर्स को वक्त की ज़रूरत करार दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से रूसी सफ़ीर अल्बर्ट बी खरोफ ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक रूस ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया और बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अदा किया गया। रूसी सफ़ीर ने मस्जिद हमले में कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इज़हार किया। इसाक डार ने इस बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मज़म्मत करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम अक़साम के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म रखता है और इस नासूर के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेगा। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया और उन्हें नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म को दोहराया। SIFC की बदौलत पाकिस्तान आलमी शराकतदारी के नए दौर में दाखिल हो रहा है। चीनी ज़राई माहिरीन ने सनत के रहनुमाओं ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का दौरा किया और फार्म वैल्यू चेन में कारोबारी शराकतदारी और टेक्नोलॉजी मुंतकली के फ़रोग के लिए मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की चावल बरामदात $62 मिलियन रिकॉर्ड कर गईं, जबकि नमक की बरामदात में 20% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तान की फार्मा बरामदात 2025 में $11 मिलियन से तजावुज़ कर गईं।
मुल्क की बरामदात में इजाफा मईशत के इस्तेहकाम, रोजगार और इक्तसादी खुद इन्हिसारी में नुमायां किरदार अदा कर रहा है। SIFC के अमली इक़दामात से कौमी मईशत के अहम शोबों में तेज रफ्तार पेशरफ्त जारी है। वजारत मजहबी उमूर ने आज़मीन हज के लिए वीज़ा हुसूल के सिलसिले में 8 फरवरी तक बायोमेट्रिक कराना लाजमी करार दे दिया है। आज़मीन हज अपनी सहूलत के लिए मोबाइल ऐप सऊदी वीज़ा बायो के जरिए घर बैठे बायोमेट्रिक अमल मुकम्मल कर सकते हैं। वो आज़मीन जो ऐप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनकी सहूलत के लिए सऊदी ताशीर सेंटर्स आज और कल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। तर्जमान मजहबी उमूर ने वाज़ेह किया है कि सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़ा का हुसूल मुमकिन नहीं होगा। आज़मीन किसी भी किस्म की परेशानी या आखिरी लम्हात के रश से बचने के लिए बायोमेट्रिक फौरी मुकम्मल करें। Thank you so much for joining us. My very dear members of the bar associations from different parts of the country, rather even from the far-flung areas, Baluchistan and Khyber Pakhtunkhwa. Saroop mentioned that I remained host of this conference. I still believe that I am host of this conference because my relationship with late Asma Jahangir and Team AGS dates back to late 90s, as a matter of fact. I was lucky, I know that I used to moderate this first session as Saroop is doing it. That's not the challenging job. But now I realize that it's really tough. Replying to Sulaima, Akhtar Saab, Raza Rabbani and my colleagues sitting on the presidium is not an easy job. As a defense side lawyer, I also believe that arguing a difficult case is an uphill task. So wearing this cap of Minister for Justice and Human Rights in Pakistan is indeed a tough job, and I earnestly believe that to do justice with the points raised here at the podium, I also need to reward वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब आपने मुलाहिज़ा किया। लाहौर में आसमा जहांगीर के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज हो चुका है। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान की नीदरलैंड्स के 148 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कोलंबो में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। नीदरलैंड्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 19.5 ओवर्स में 147 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान स्कॉट एडवर्ड 37, बॉस्टी लिडे 30 और माइकल लेविट 24 रन के साथ नुमाया रहे। कोलिन एक्रमैन ने 20 और आर्यन दत्त ने 13 रन
रन्स जोड़े। पाकिस्तान की तरफ से सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि शाहीन आफरीदी के हिस्से में 1 विकेट आई। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज मजीद 2 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड की टीमें कोलकाता में आमने सामने होंगी। मुकाबला दिन 2:30 बजे शुरू होगा। शाम 6:30 बजे अमेरिका और भारत के माबैन मुकाबला मुंबई के स्टेडियम में होगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और गेम ऑन है। PTV स्पोर्ट्स ने बनाई ICC T20 वर्ल्ड कप की कवरेज मजीद खास। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स चैनल लाया है अपने नाज़रीन के लिए बेहतरीन तज्ज़िये और तबसरे। क्रिकेट के नामवर खिलाड़ियों और माहिरीन पर मुश्तमिल पैनल तश्कील दिया। पैनल में शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज, सकलैन मुश्ताक, उमर गुल और सना मीर शामिल हैं। ज़ैनब अब्बास और सिकंदर बख्त मेजबान हैं। इवेंट 4 ग्रुप्स में तकसीम। 20 टीमों के दरमियान 55 मुकाबले होंगे। ग्रुप मैचेस के बाद सुपर 8 मरहला होगा, जहां से 4 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएंगी। सेमीफाइनल्स 4 और 5 मार्च को होंगे, जबकि फाइनल 8 मार्च को शेड्यूल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर की तस्दीक कर दी है। सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ईरान के साथ मुज़ाकरात के पहले दौर को मुस्बत करार देते हुए कहा है कि मुज़ाकरात के पहले दौर के नताइज अच्छे आए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका से मुआहदा करना चाहता है। ईरान के साथ अगला हफ्ता फिर मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए कहीं ज़्यादा तैयार है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान के साथ जोहरी हथियार नहीं देखना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान शिद्दत से हमारे साथ मुआहदा करना चाहता है। मुआहदे का बुनियादी नुक्ता ये होगा कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में जोहरी मुज़ाकरात का गुज़श्ता रोज़ होने वाला दौर मुकम्मल हो गया। मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की नुमाइंदगी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने की, जबकि अमेरिका की नुमाइंदगी अमरीकी सदर ट्रंप के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीवर्ट कोफ और दामद जारद किश्नर ने की। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी मामलात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ओमान में अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात का ताज़ा तरीन दौर इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसके बाद दोनों वफूद अपने अपने ममालिक वापस रवाना होंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात कई घंटों तक जारी रहे। आलमी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान ने यूरेनियम अफसुदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ताहम ईरान की जानिब से बताया गया कि वो अफसुदगी की सतह और खालिसियत या किसी इलाकाई कंसोर्शियम पर बातचीत के लिए तैयार रहे। अमरीकी वफ़द की जानिब से लचक का मुजाहरा किया गया और मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। अमरीका ने ईरान से अशिया खरीदने वाले ममालिक पर टैरिफ आयद कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर टैरिफ आयद करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक में इजाफी महसूलात आयद की जाएंगी। हुक्मनामे में आयद की जाने वाली महसूलात की शरह की वजाहत नहीं की गई। हुक्मनामे का इतलाक ऐसे मुल्क पर होगा जो ईरान के साथ बराह रास्त या बिलवास्ता कोई भी सामान खरीदता या दरामद करेगा। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि तेल की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस 15 इदारों, 2 अफराद और 14 बहरी जहाज़ों पर पाबंदी लगाई गई है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में खबरदार किया कि ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना था कि यह हुक्म हतमी है और इस इक़दाम का इतलाक फौरी तौर पर होगा। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर भारतीय अपोजिशन ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। भारतीय सियासत में हलचल मच गई है। वज़ीर आज़म का नाम सामने आने पर पार्लियामेंट में कोहराम। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह का कहना है कि वज़ीर आज़म पर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भी मोदी के एप्स्टीन से ताल्लुक पर सख्त सवालात उठा दिए। कांग्रेस लीडर ने इस्तफसार किया कि बदनाम ज़मानत जिनसी मुजरिम से भारतीय वज़ीर आज़म का राबता किस मकसद के लिए था। पवन खेरा का कहना था कि एप्स्टीन ने लिखा है कि मोदी ने इसराइल में अमरीकी सदर के फ़ायदे के लिए नाच गाना किया। अफगान तालिबान रजीम के तरजीहात दहशतगर्दों की हिमायत और सरपरस्ती पर मरकूज है, जिसकी वजह से मुआशी बहरान अरूज पर है। अफगान तालिबान की पॉलिसियों ने सरमायाकारों के एतमाद को ज़मीं बोस कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के मुस्तहकम मईशत और सरमायाकारी के गैर हकीकी दावे धरे के धरे रह गए हैं। अफगान तालिबान रजीम की इंतहा पसंद पॉलिसियों के बायस सरमायाकारी में ज़बरदस्त कमी वाक़ हुई है। अफगान रजीम की सख्त गिर पॉलिसियों ने शफाफियत दफन कर दी है और सालाना $5 अरब हवाला हुंडी में जाने का इंकशाफ हुआ है।
افغان رژیم کی ناکام معاشی پالیسیوں کے باعث بینکنگ رسائی انتہائی محدود ہو چکی ہے، جبکہ صرف 6% آبادی کے پاس بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ بین الاقوامی ماہرین کے مطابق دہشت گردی کی سرپرستی کے سہارے کوئی معیشت نہیں چل سکتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان رژیم کو دہشت گرد گروہوں کی حمایت ترک کر کے فوری طور پر افغانستان کی بگڑتی معیشت کو سنبھالنے پر توجہ دینا ہوگی۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's a privilege and a pleasure to be here today at this event and in this esteemed gathering. I want to, I'm already calculating how long I should speak in English for and when I should revert to Urdu, both because of the audience we have here, but more so because of the audience we probably have there. But regardless, I would like to first congratulate all of you on this doctoral program and the fact that it has been continuing for 7 years, I believe now. So I wish you all the best going forward as well, and I congratulate you, and not just for the spring school that has concluded this week, but also for the previous 7 years. So it's very heartening to hear the contributions that have been made by faculty members from various countries. If I caught them correctly from Dr. Saiba, I heard Germany, Egypt, Austria and Sweden. So if I've caught that correctly. And yes, from Kazakhstan. So I'm grateful. It's really heartening to hear that well-meaning, seasoned professionals in their field are making this effort to come and contribute here, and that this is a successful collaboration that is happening with an institute as esteemed and as important as the Fatima Jinnah Women University. One thing I will very quickly say is that I grew up in the city of Rawalpindi, and throughout a big chunk of my childhood, I used to drive past this university every day to go to school. So I always used to, every day you would cross a building, and every day it would be in your thoughts. And I remember knowing since I was a child that this is an important educational institution in the country, and not just that, it's a symbol of women empowerment. It's something that was going into my brain every single day when I would cross this place as a teenage child. And to this day, I think that it serves that purpose. And I'm also glad to know, as I was looking through the notes before I came here, I learned and recalled that the foundation for this was laid in 1998 for the Fatima Jinnah Women University by the then Prime Minister, Muhammad Nawaz Sharif, who was also the president of my party and a former 3-time Prime Minister. So it also gives me pride to know that, the seed that he, put in has grown into this established institution, which remains a symbol for women empowerment today. To follow what Dr. Saab said, I will not try to be too long. I will try to keep this as brief as possible. But I would like to commend the fact that the students that have come here today, and I believe 25 in total will be getting certificates today, they have come from various parts of the country. And that's also very heartening to hear, that students are here from Quetta, from Kohat, from Lahore, and from other parts of the country. And that these are doctoral students who are getting a chance to discuss their own individual works under the guidance of professors and experts from different parts of the world. So with that, I'd like to congratulate you all once again. And I wish the students all the best with their respective theses and their respective PhD ventures. And I also wish the Fatima Jinnah Women University and MCAP all the best with continuing and further strengthening this great program. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear
Minister Bilal Saab, thank you very much for coming despite all the traffic and everything, and despite the short notice. But honestly, your coming here means a lot to the academia, and particularly with the media education. We had international scholars from Germany, from Sweden, from Belgium, from US, and also from Sweden. They've all been helping us out, but I would also like to commend the resource persons who came from Fatima Jinnah Women University. They really brought a lot of valuable contribution in helping our students from all over Pakistan in improving their research work. So thank you very much. Being here among you, with all the titles that we carry and all the histories and all the experience, is a pleasure because it is a dialogue. And it is a dialogue among equals. And of course, there are differences in levels of experience. But we learn from each other. And your problems that we might be able to help a bit with have been and still are our problems. Just to tell you a little secret, we are no different. We go through the same choices, we go through the same dilemmas, and we have to make the same decisions as all of you make. We may be a bit more experienced, which makes us a bit more confident, but we still go through exactly these same dilemmas that researchers have to go through on a daily basis. Challenges for journalism in the age of AI. And that's a very tough one, because that is a challenge that we are facing every day. Not just in journalism, but in every other field. And of course, there are advantages and disadvantages. Essentially, I'm just going to talk about a couple of things. Number one, the key challenges. Now, we're all grappling with AI, and we're all using it. We're all using ChatGPT and DeepSeek and Gemini. But what is it doing to journalism? So, the first important point to note is that, we are experiencing this information explosion, but there is a scarcity of truth. It's very difficult. Traditional journalism is essentially about a process of verification to make sure that the information that we're giving out is right. It is the fundamental of journalism. This relationship between the content provider and the content consumer is a relationship of trust. And if that trust is broken, everything is broken. And that is something that we are seeing in Pakistan today. This relationship of trust is, if not broken, is severely damaged. So, in the age of information, where information is everywhere, the issue of verified news becomes all the more important. Fatima Jinnah Women University strongly believes on academic internationalization, and this MCAP doctoral school is definitely a very important component of internationalization. We always talk about quality of research in Pakistan, and particularly quality of PhDs being produced in Pakistan. So this is a wonderful opportunity where I see that PhD students, not only from Fatima Jinnah Women University, but there are students all over across Pakistan gathered here to learn from very distinguished experts who have joined us from various countries from all over the world. So thank you very much for being with us. अरेंजमेंट के लिए माजी में एक रिलीफ पैकेज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया, और मैं ये क्लैरिफाई करता चलूं कि उस पैकेज का ये मतलब नहीं है कि वो केस क्लोज हो जाएगा. दैट वाज टू मिटिगेट द मिजरीज ऑफ द फैमिली, और उसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट है बल्कि और बहुत सारी जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हल करने के लिए भी उसमें मैकेनिज्म दिया गया है. उनके बैंक अकाउंट्स नहीं ऑपरेट हो सकते, उनकी जो मैट्रिमोनियल लाइफ है, जो द लेडी लेफ्ट बिहाइंड, उनके इश्यूज थे, बच्चों में जायदाद की तकसीम और वो सारा कुछ, उस पे हमने कुछ 1.5 साल काम करने के बाद वो पॉलिसी पैकेज जो है वो दिया है. वो अब उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. तो उसके साथ साथ एक और कमेटी हम अब
بنانے جا رہے ہیں جو کہ ان معاملات کو زیادہ قریب سے دیکھے گی. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ پرائم منسٹر لیول پہ میاں شہباز شریف صاحب خود اس کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے ہر شخص کا کہ ہی شوڈ اونلی بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا, اور اس پریکٹس کو کسی طرح سے بھی قبول نہیں کیا جاتا. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. اب کئی انسیڈنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹیررسٹ اٹیکس میں انکاؤنٹر میں مرتے ہیں ان میں سے بھی وہ مسنگ پرسن لسٹ والے کچھ نہ کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں, نظر آ جاتے ہیں. تو یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ دوز ہو voluntarily disappeared and joined some disbanded organizations are also part of that list. Having said so, ہم اس پہ پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھوڑا بہت میں ضرور یہ مینشن کرتا چلوں کہ کچھ اچھی خبریں ہیں منسٹری آف ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک لانگ اویٹڈ ہماری ڈیزائر بھی تھی, مطالبہ بھی تھا کہ منورٹیز کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہونا چاہیے. الحمدللہ وہ لیجسلیشن ہو گئی ہے. اب وہ پروسیس شروع ہے, پارلیمنٹ میں آئے گا, انڈیپینڈنٹ اپوائنٹمنٹس ہوں گی فار دی کمیشن, اینڈ آئی ہوپ کہ بہت اچھے نام آپ کے سامنے آئیں گے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر کہ جو ہمارا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے اس کی انڈیپینڈنس کی وجہ سے اور جو سختیاں انہوں نے مجھ پہ کی اور حکومت پہ کی ان کی ریکگنیشن میں انہیں اے سٹیٹس دیا گیا. ربیہ جویری صاحبہ نے آنا تھا, پتہ نہیں آئی ہوئی ہیں, بیٹھی ہیں کہ نہیں, میں انہیں مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اب اس میں دوبارہ پروسیس شروع ہونے والا ہے جی اپوائنٹمنٹس کا. ہارمونائزیشن آف چائلڈ میرج ایج کے اوپر بہت زیادہ دیر سے ہم نہیں کر پا رہے تھے. الحمدللہ ہم کافی قریب آ گئے ہیں. پنجاب از آلموسٹ ویری کلوز ٹو لیجسلیٹ آن اٹ, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ صرف خیبر پختونخوا رہ جائے گا, ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس کے جو لاز ہیں ان کی ہارمونائزیشن بھی تھی, وہ بھی جو 2 مسنگ لنکس تھے وہ ہم نے پورے کر لیے, اور آخر پہ اسلام آباد کی لیجسلیشن کے بعد وہاں سے بھی ہم نے یہ پورا کر دیا ہے. blasphemy کے cases through the use of social media platform were point of concern for all of us. The government took it very seriously. ہم نے اس پہ کام کیا, اس کی جو مانیٹرنگ تھی اس کو زیادہ ٹائٹ کیا, اس پہ جو چیکس اینڈ بیلنسز ہے وہ سارے دیکھتے ہوئے ایک پالیسی جو تھی وہ ہم نے وضع کی کہ کوئی بندہ اس میں پرسیکیوٹ نہیں ہونا چاہیے, مس یوز نہیں ہونا چاہیے. Comparing to previous years, I am referring to year 22, 23, 24, 25 has been a sigh of relief. The number got down to 20% comparing to the other years. So اس دفعہ ٹوٹل جو نمبر ہمیں رپورٹ ہوا ہے تھرو آؤٹ پاکستان 240 ملین پاپولیشن میں, وہ that was only 34 cases comparing to 180 and 200 cases a year. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ العزیز اس میں بھی کوئی بہتری آئے گی. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آنے والے 2 دنوں میں آپ لوگ, جیسے سلیمہ نے کہا کہ ایک انسینسرڈ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اور آپ کی یہ جو تنقید ہے یا آپ کے یہ جو مشورے ہیں یا آپ جو بیٹھ کے ہمارے جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی آئے ہوئے ہیں جو بات کریں گے, یقین کیجئے گا کہ بینگ ریپرزنٹیٹیو آف دا گورنمنٹ ہم لوگ ان کو ہمیشہ کنسیڈر کرتے ہیں. جو رپورٹ ندا کھڑی ہیں سامنے, جو رپورٹ آپ بناتے اور شیئر کرتے ہیں اسے ہم پھر گورنمنٹ سرکلز میں ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اس بات کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے, اس بات کے اوپر ہمیں یہ ایکشن کرنے ہیں. جو باتیں میرے سینئرز نے آج بھی کہیں وہ اٹس آل نوٹڈ. میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے اب میں ایک بات کا جواب نہیں دوں گا. ایک بار پھر اس وعدے کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مہذب معاشرے میں اختلاف رائے ہم سب کا حق ہے. ایک مناسب دائرے میں رہتے ہوئے آپ مثبت تنقید کریں, آپ سچ کا آئینہ ہمیں دکھائیں. ہم خوش دلی کے ساتھ ان باتوں کو نہ صرف سنیں گے بلکہ ایز اے ریسپانسبل گورنمنٹ ہم کوشش کریں گے کہ حالات کو اور چیزوں کو جس حد تک ہو سکے اسے درست کریں. ایک بات باہر کیف ایک کڑوا سچ ہے کہ ہم فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ دہشت گردی سے جس طرح سے پچھلے 40 سالوں سے لڑ رہے ہیں
وہ بھی شاید دنیا کے کسی اور ملک کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ جو ہے کسی ملک نے قربانیاں نہیں دی. اور یہ تحفہ جو دہشت گردی کا ہے، مجھے یہ کہنے دیں رائٹس ایکٹیوسٹ ہونے کے حوالے سے، یہ تحفہ ہمیں ویسٹ نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا. ہم نے کسی کی جنگ لڑی، آج اس جنگ کی قیمت ہم چکا رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اور بہت سارے بائی پروڈکٹس ہیں جو حصہ بنے اس کا، اور جن کی وجہ سے آج تنقید ہوتی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں اور پاکستانی سارے مل کے اس محنت سے چھٹکارا حاصل کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں ایک بار پھر I earnestly express my gratitude for the experts who traveled from different parts of the world, and I look forward listening all of you. Thank you very much. بہت شکریہ. آسما جہانگیر ایک نمایاں وکیل، انسانی حقوق کی علمبردار اور بے باک شخصیت تھیں. آسما جہانگیر نے ہمیشہ خواتین، اقلیتوں، بچوں اور مظلوم طبقات کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی. آسما جہانگیر نوجوان وکلاء اور سماجی کارکنوں کے لیے بھی مشعل راہ بنی. ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرنا ہوگا. کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر لاپتہ افراد کے معاملے کو الگ رنگ دیا. لاپتہ افراد کے معاملے پر بھی کام جاری ہے. وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ناظرین، آپ کو خبرنامے میں بتاتے ہیں کہ اسلام آباد سانحے کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت سے متعلق آج کے لیے شیڈیول تقریبات منسوخ کر دی. اس بات کا اعلان وزیر اعلیٰ نے ایکس پر اپنے پیغام میں کیا. انہوں نے کہا کہ لیبرٹی چوک میں ہونے والا میگا بسنت شو بھی نہیں کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کے دفاع کے لیے مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ خارجی عناصر کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی. قوم خارجی فتنے اور اس کے سہولتکاروں کے خلاف متحد ہے. پاکستان نے سلامتی کونسل میں عالمی امن کے قیام میں اقوام متحدہ کے امن مشنز اور پولیس کے کلیدی کردار کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے. سلامتی کونسل میں امن مشنز پولیس کمشنرز کے موضوع پر منعقدہ بریفنگ میں خطاب میں سفیر عاصم افتخار نے کہا کہ امن مشن سلامتی کونسل کی بنیادی ذمہ داریوں کی تکمیل کا ایک مؤثر اور ناگزیر ذریعہ ہے. پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشنز میں ایک دیرینہ اور قابل فخر شراکت دار ہے اور اب تک 50 سے زائد فارمڈ پولیس یونٹس مختلف UN مشنز کے لیے فراہم کر چکا ہے. انہوں نے ڈیوٹی کے دوران جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے 11 پاکستانی پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیاں عالمی امن کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی عکاس ہیں. عاصم افتخار نے امن مشنز کو درپیش مالی بحران پر تشویش کا اظہار کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ کے موقع پر کینسس سے تعلق رکھنے والے سابق امریکی ڈیموکریٹ کانگریس مین جم سلٹری اور مونٹانا سے تعلق رکھنے والے امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن رائن زنکے سے ملاقات کی، جس میں مذہبی رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں عالمی امن اور خطے کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی. D8 رکن ممالک کے اعلیٰ سطح وفد نے لاہور کے تاریخی پونچھ ہاؤس کا دورہ کیا، جہاں پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر بسنت کی رنگا رنگ ثقافتی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا. تقریب کے دوران پنجاب کی صدیوں پر محیط ثقافتی روایات، روایتی پتنگ بازی، علاقائی موسیقی اور مقامی کھانوں کا خصوصی اہتمام کیا گیا. D8 مندوبین نے پنجاب کے ثقافتی حسن، مہمان نوازی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے لیے حکومت پنجاب کے اقدامات کو بھرپور سراہا. 2 روزہ قیام کے دوران D8 وفد نے واہگہ بارڈر، شالامار باغ، مزار اقبال، بادشاہی مسجد، حضوری باغ اور شاہی قلعے کا دورہ کیا. مندوبین نے پنجاب کے مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی، جاری اصلاحاتی اقدامات اور مستقبل کے منصوبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. لاہور میں بہترین انتظامات کے باعث بسنت کا مزہ دوبالا ہو گیا. شہریوں نے بھی SOPs پر عمل درآمد کر کے ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. اس حوالے سے دیکھیں گے لاہور سے وردہ سلیم کی رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے بسنت کی اجازت دینا ایک اہم فیصلہ تو تھا ہی. اس کافتی تہوار کے دوران بہترین انتظامات اور SOPs پر عمل درآمد بھی کسی چیلنج سے کم نہیں تھا، مگر پنجاب حکومت نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں. بسنت کے پہلے روز شہر بھر میں صفائی کے بہترین انتظامات دیکھنے کو ملے. اہم مقامات اور شاہراہوں کو خوبصورت ماڈل سے سجایا گیا تھا. عوام کی آسان آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے انہیں ٹرانسپورٹ کی فری سہولت فراہم کی گئی تھی. یہاں پہ کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ کافی دیر بعد یہاں پہ آئے ہیں. لبرٹی میں ویسے تو آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن یہ ماحول جو ہمارے لیے ہے یہ کافی ایک یونیک ہے. 25 سال بعد ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. ہم ملتان سے آئے ہیں. لاہور میں ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں گڑیاں اڑ رہی ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے، ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں.
शहरियों ने बसंत के दौरान जिम्मेदारी का सबूत देते हुए कवायदो ज़वाबत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। हम बसंत बना रहे हैं, जो हमारे भाई हैं उन्होंने गुड्डे वगैरह खरीदे हैं, उन्होंने बहुत तंग किया हुआ था मामा को कि हमने लेने हैं लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा सारा कुछ उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। लाहौरी ख्वाबों से तो जाने जाते हैं, तो बस हम अपनी फ्रिजों में टिक्के फिश फ्राई का सब कुछ अरेंज करके आए हैं। अब यहाँ से जाएंगे तो फिर हमारा बारबेक्यू का चलेगा। कंट्रोल रूम से ड्रोन्स के जरिए शहर की मॉनिटरिंग होती रही। तयशुदा SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाया गया। लाहौर शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लोग SOPs के साथ बसंत को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मीडिया एंड कम्युनिकेशन एकेडमिक प्रोफेशनल्स के वफ्द ने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का दौरा किया। PTV न्यूज़ की वर्किंग के बारे में जानकारी की। इस दौरे पर वकार हैदर की रिपोर्ट देखते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन एकेडमिक प्रोफेशनल्स के वफ्द ने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का दौरा किया। वफ्द में बेल्जियम, मिस्र, अमेरिका और दीगर ममालिक के मीडिया प्रोफेशनल शामिल थे। MCAP की सदर डॉक्टर बुशरा हमीदुर रहमान इस वफ्द की क़यादत कर रही थी। उन्होंने PTV के पेशा वाराना किरदार को सराहा। आज हम अपने डॉक्टोरल स्कूल के स्टूडेंट्स को और इंटरनेशनल स्कॉलर्स को लेकर PTV आए, PTV इस्लामाबाद आए और इतना दिल खुश हुआ। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इट वाज लाइक वॉकिंग थ्रू द हिस्ट्री। आज हमारा यहाँ एक डेलीगेशन आया था जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से, जैसे बेल्जियम, अमेरिका और मिस्र से प्रोफेसर्स थे। उनके साथ हमारी FJW की फैकल्टी और स्टूडेंट्स थे। यहाँ के जो टॉप पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग बैठे हुए हैं वो माशाल्लाह ना सिर्फ ये कि इस फील्ड से इनका बैकग्राउंड और एजुकेशन इस फील्ड से है, बल्कि वो PhD होल्डर्स हैं। वक्त में शामिल दीगर मीडिया प्रोफेशनल्स भी इस दौरे पर नहायत खुश थे। उन्होंने कहा ये दौरा तालीमी हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। It's been a tremendous experience. This is maybe my 8th time in Pakistan, but this is the first time that I've been inside a media outlet here. And definitely the first time in my life that I've been inside a state TV media outlet, which is not something that we have in the United States. This initiative improves the students, PhD students' abilities to make their thesis, PhD thesis and master thesis and MPhil thesis in a very good way. Oh, it's a real honor and pleasure to be here. It feels as if I'm in the heart of media power. We've had such a wonderful, hospitable reception, so I've enjoyed every second of it. डायरेक्टर न्यूज़ PTV हारून इलाहीतूर ने वफ्द को पाकिस्तान टेलीविज़न की वर्किंग के बारे में ब्रीफ किया और PTV न्यूज़ के अमले और ख़बरों की नोयत के बारे में आगाह किया। वफ्द ने PTV के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत पंजाब भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी सफाई का आगाज़ कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नईम। पंजाब भर के तमाम शहरों और देहातों को गंदगी से पाक करके साफ़ सुथरा बनाने के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ज़िला मंडी बहाउद्दीन में भी सफाई का अमल जारी है। पंजाब हुकूमत के इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सफाई और पानी की निकासी की सहूलत को दही इलाकों तक पहुँचाना है। ज़िला भर को साफ़ सुथरा बनाने के इस ऑपरेशन में 1800 वर्कर, 15 डंपर, 150 लोडर रिक्शे, 200 ट्रालियाँ और 10 एक्सीवेटर और ड्रेन क्लीनर हिस्सा ले रहे हैं। सुथरा पंजाब की तरफ से ये काम शुरू हुआ है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम बेहतरीन जा रहा है। नालियाँ वगैरह साफ़ किया जाता है। मरियम नवाज का मशहूर है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इसमें दिन रात जो ड्यूटी करते हैं साफ़ सुथरा पंजाब में, तो हाँ हम इससे मुतमिन हैं। अब बेशतर जगहों पे काफ़ी गर्दा गुबार कूड़ा करकट पड़ा हुआ होता था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। आवाम की सहूलत के लिए पहले मरहले में मंडी बहाउद्दीन की अर्बन यूनियन कौंसिल से काम का आगाज़ किया गया है, जिसे अब रूरल यूनियन कौंसिल तक बढ़ा दिया गया है। शहरी साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम में तावन करते हुए शहर को साफ रखने में अपना किरदार अदा करें और अपने शहर को खूबसूरत बनाने में इंतज़ामिया का भरपूर साथ दें, ताकि शहरियों को एक साफ़ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। मोहम्मद नईम, PTV न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। गुजरात में टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के ज़रिए तमाम गुजरात में टेफ्टा जॉब फेयर 2026 मुनक़िद की गई, जिसमें 35,000 कंपनियों के साथ साथ चेयरमैन टेफ्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साजिद खोकर ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं फैजान अरशाद।
गुजरात में टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी टेप्टा हुकूमत पंजाब के ज़ेर इत्तमाम गुजरात में टेप्टा जॉब फेयर 2026 मुनक्कद हुआ, जिसमें 35 से ज़ायद कौमी व मुकामी कंपनियों ने शिरकत की और नौजवानों से बराह रास्त इंटरव्यू करके सीवीज वसूल। 40 इंडस्ट्रीज के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं और इसका प्रोसेस हमारा जॉब फेयर का इस तरह होता है कि हम जब मुख्तलिफ कोर्सेज हम रन करते हैं अपने इदारों में, टेप्टा की तरफ से बहुत अच्छा इनिशियल है। इसमें डिफरेंट कंपनीज हैं जो स्टूडेंट्स हैं हम जैसे, इनके लिए एक बड़ा अच्छा ये प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस लाइन में। तो इसमें डिफरेंट कंपनीज जो आपको हायर करेंगे उनका चैनल पे रहेगा, एक बड़ा अच्छा इनिशियल है टेप्टा की तरफ से। टेप्टा के इस इक़दाम को ना सिर्फ निजी इदारों ने बल्कि तलबा ने भी खूब सराहा। इस तरह के इक़दाम से ना सिर्फ पाकिस्तान से बेरोज़गारी का खात्मा होगा बल्कि बहुत से लोगों को रोज़गार फराहम किया जाएगा। फैज़ान इरशाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गुजरात। वेदर अपडेट में खुश आमदीद नाज़रीन। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। उधर गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश और हल्की बर्फबारी की तवक्को है। और अब रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खेल की खबरों में खुशामदीद नाज़रीन। ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मानस लबुशेन पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान के ऑलराउंडर साइम अयूब पाकिस्तान सुपर लीग में रिटेन होने वाले महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। PSL टीम हैदराबाद ने मानस लबुशेन को बराह रास्त साइन करके टीम में शामिल कर लिया। लबुशेन पाकिस्तान सुपर लीग में पहली मरतबा एक्शन में नजर आएंगे। पेशावर ज़ल्मी ने रिलीज किए जाने के बाद साइम अयूब को हैदराबाद की टीम ने 12 करोड़ 60 लाख में रिटेन किया। उस्मान खान भी हैदराबाद की रिटेंशन में शामिल हैं। उन्हें 4 करोड़ 62 लाख के एवज रिटेन किया गया है। इमर्जिंग कैटेगरीज में मौसद सदाकत 3 करोड़ 50 लाख, गोल्ड कैटेगरी में आकिफ जावेद 1 करोड़ 96 लाख में रिटेन किए गए हैं। सियालकोट स्टैलियंस ने मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल और साद मसूद को रिटेन कर लिया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहली नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के आखिरी मरहले के मुकाबले जारी हैं। सियालकोट में जारी मुकाबलों में अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरीज के नौजवान पहलवान अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। चैंपियनशिप में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले 10 फरवरी को होंगे। पाकिस्तान का ई स्पोर्ट्स फुटबॉल में तारीखी कदम, पहली बार फीफा ई सीजन फुटबॉल में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान ई फुटबॉल काउंसिल कैटेगरी में हिस्सा लेगा। कौमी सतह पर बेहतरीन टैलेंट को ट्रायल्स के जरिए मुंतखब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर शिरकत एक मुस्बत आगाज़ है। ये इक़दाम पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को आलमी सतह पर नुमाइंदगी का मौका फराहम करेगा। मोहसिन गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नौजवान गेमर्स को आलमी प्लेटफॉर्म तक रसाई देने के लिए पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेगा। खेल की खबर आप जान चुके हैं। इसी के साथ खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए इजाजत। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। हर वक्त बर वक्त